तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल सीबीएसई फिजिक्स का पेपर हुआ, 12th क्लास बोर्ड का पेपर। बहुत ही आसान, बहुत अच्छा पेपर था और मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो आया जो मैंने अभी रिसेंटली बच्चों को कराया हुआ था। हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म किया है। तो मैंने कल बोला था कि उसको कोशिश करेंगे कि उसका पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो अभी हम उस पेपर का सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। बाकी ये कि हो सकता है कि वाइट बोर्ड पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी वीडियो बनानी, टाइम हमें सेव करना है। तो वीडियो को ताकि शॉर्ट रहे और उसका आउटपुट अच्छा रहे, तो ऑन द पेपर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, ये सीबीएसई का पेपर है। इसकी सीरीज़ है QPSR1, सेट नंबर ये 1 है और इसका पेपर कोड है 55(1)/1। तो 70 मार्क्स का ये पेपर है और 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो आप लोग आराम से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। देखो, ठीक है, 33 क्वेश्चन है इसमें और इसके 5 सेक्शन है, ABCD। ठीक है, तो 1 नंबर के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स सभी के क्वेश्चन है। चलो शुरू कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एन in a region the electric potential varies as V is equal to 10 minus 50x, where V is in volts and x in meters. The electric field in the region is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस रीजन में निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। तो चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये देखो बेटा, V की वैल्यू इधर रखी कितनी, 10 माइनस का 50x। ठीक है, अब हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का dV/dx। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस का d/dx और V की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे आप, जो फंक्शन दे रखा है। सही है जी, माइनस। अब ये दो फंक्शन है, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार तो d/dx ऑफ 10 होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक बार d/dx ऑफ 50x होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा 0 हो जाएगा। और ये 50 बाहर आ गया बेटा। ये क्या हो गया, d/dx ऑफ x। कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, प्लस का 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस में, वोल्ट पर मीटर कह सकते हो या न्यूटन पर कूलम्ब भी कह सकते हो आप इसको। तो कौन सा ऑप्शन है, चेक करके बताओ ज़रा। देखो ये 50 न्यूटन, या तो इनमें से या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव आया तो इसलिए ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्लस का 50 न्यूटन पर कूलम्ब। चलो दूसरा देखते हैं बेटा। कह रहा है कंडक्टिंग वायर, a conducting wire connects two charged metallic spheres A and B of radii R1 and R2 respectively. The distance between the spheres is very large compared to their radii. The ratio of electric fields EA upon EB at the surfaces of the spheres A and B will be। ठीक है, तो अब बात ये है, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें। इसने 2 स्फीयर लिए, दो स्फीयर हैं बेटे, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट किया। मान लो ये ए है और ये बी है।
आपको ये बात मालूम है कि जब दो स्फीयर या दो कोई भी कंडक्टर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो वी ए और वी ए बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये दोनों हो सकता है ये अलग हो ये अलग हो, दोनों की रेडियस अलग अलग दे रखी है, तो हम क्या काम करेंगे, हमें रिलेशन अभी ये बताया था ना मैंने आपको, E इजिकल टू वी बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन होता है कि सीधा हम वी बाई डी लिख सकते हैं। वी बाई डी पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E इंटू डी, तो ये लिख सकता हूँ E इंटू आर जो भी इसकी रेडियस होगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A इंटू आर जो भी इसकी रेडियस हो। चार्ज तो इसी के अंदर है ना बेटा जो भी है। अच्छा, तो ये ए और ये बी, तो ई ए अपॉन ई बी इजिकल टू क्या होगा, आर बी अपॉन आर ए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ आर वन अपॉन आर, सॉरी आर टू अपॉन आर वन। ठीक है, ये बी है ना, ये ए है, तो आर टू अपॉन आर वन चेक करो जरा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा लॉन्ग straight wire at circular cross section radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across this cross section. The magnitude of the magnetic field produced at a distance A by 2 from the axis of the wire. बात यह है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होती तो उसकी वजह से कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा, करंट कैरिंग वायर जो होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। लेकिन बात ये है कि ये कह रहा ना कि रेडियस तो इसकी ए है, ए बाई 2 डिस्टेंस पे निकालना। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ये है बेटा वायर, ठीक है, और ये सॉलिड वायर है, इन्होंने क्योंकि अगर कहानी है तो सॉलिड ही मान जाएगी। ठीक है, करंट जा रही है, तो पहले इतने हिस्से से जा रही थी करंट, इतने हिस्से से कितनी पास हो रही है, आई। इसने कह रहा है कि यहाँ से ना आप यहाँ पे निकालो, देखो दिख रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे सर्कल से तो पास हो रही है आई, और निकालनी है मेरे को यहाँ पर आई पे, यानी ए बाई 2 पे निकालनी है। तो मैं क्या काम करूँगा, आपने वो एम्पियर सर्किटल लॉ तो पढ़ रखा है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा म्यू नॉट आई बी डॉट डी एल। ठीक है, ये होता है। तो मैं क्या काम करूँगा, बी, देखो मैं इसको प्रूव भी करा रहा, बेसिकली आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, म्यू नॉट आई, आई जो होगा वो अंदर होगा जो भी होगा। ठीक है, अब मैं ये खींचूँगा, जो मैं एम्पियर्स लूप होगी वो ये तो होगी हमारी एम्पियर्स लूप, इतने हिस्से पे मेरे को निकालनी है, तो ये हो जाएगी बी 2 पाई, जितनी भी हिस्से पे मेरे को निकालनी है। मान लो सपोज करो, पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा, बाद में निकालेंगे। मान लो ये आर है, स्मॉल आर, और बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर है, जहाँ निकालना वो स्मॉल आर है। तो म्यू नॉट 2 पाई आर, जितने हिस्से में खींची म्यू नॉट आई। अब आई जो अंदर होगी पूरे में कितनी थी, आई, तो डिवाइड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इस पूरी सर्कल का एरिया ये रहा। समझ गए जी। और लेकिन पास किससे हो रही है, हमें निकालना के इतने हिस्से से, तो करंट तो हमें इतने हिस्से में निकालनी है, वो कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया बेटा, आर से एक आर चला गया, तो कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन, बताओ जल्दी से, 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू स्मॉल आर आई है। ठीक है, इंटू स्मॉल आर। अब इसमें लगा दो आप फॉर्मूला,
यहीं पर लगाना है, यहीं लगा दूँ साइड में, देख लो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साहब बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई, आर की जगह क्या रखूँगा a/2 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, ए से ए गया तो कितना आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2 × 4 पाई ए बी की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है चेक करके बताओ जरा। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, सी ऑप्शन है बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि द शेप ऑफ द इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्लिट सेपरेशन इज नियरली। आपको ये बात मालूम है कि जब डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से ज़्यादा हो जाती है तो शेप कैसी हो जाती है बेटा, स्ट्रेट लाइन होती है और इक्वल फ्रिंज होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बराबर होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from vacuum into a dielectric medium with relative electrical permittivity 3/2 and relative magnetic permeability 8/3, then its wavelength is doubled, frequency remains unchanged, wavelength is doubled and frequency half, wavelength is half, frequency remains unchanged, wavelength and frequency both will remain unchanged। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ये भी हो सकता है जी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ये तो होगा नहीं किसी भी हाल में, है ना। अब इनमें देख लेते हैं। तो वेवलेंथ बेटा चेंज हो जाएगी और आपको शायद ये बात मालूम होगी कि हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये बात पता बेटा, C इज इक्वल टू होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट। और आपको ये भी पता है अगर म्यू नोट की जगह, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है। और आपको ये भी बात पता है कि म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम होता है अगर मीडियम की परमिटिविटी ले में और मीडियम की ही परमिएबिलिटी ले, यानी स्पीड होगी ये लाइट की स्पीड होगी जी कहाँ पर, मीडियम में। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, देखना ज़रा, मैं कर रहा हूँ इसमें C/V। तो C/V क्या होगा बेटा, 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा 1/μm एप्सिलॉन m का अंडर रूट, ऊपर चले जाएगा बेटा एक μm एप्सिलॉन m अपॉन μ0 एप्सिलॉन नोट, और ये क्या होता है बेटा, कितना हो जाएगा ये μr एप्सिलॉन r का अंडर। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है μm अपॉन μ0 क्या होता है μr रिलेटिव परमिएबिलिटी। और आपको ये बात पता है c, ये तो एयर में स्पीड है लाइट की, और ये मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड है लाइट की। तो आपको ने पढ़ा ना v1/v2 इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू n लैम्डा, वेव में n लैम्डा 1 n लैम्डा 2, या n को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, f लैम्डा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जी। ये v1 लैम्डा 1 v2 लैम्डा, मैं ये कह रहा हूँ तो मैं c की जगह ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, गलत तो नहीं कहा। तो ये लैम्डा a अपॉन लैम्डा m कितना रखा बेटा, ये है बेटा परमिटिविटी 3/2 रिलेटिव, तो ये तो है जी 3/2, सही है ये। और ये कितनी है परमिएबिलिटी 8/3, ये 8/3, तो ये 8/3। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 से काटा 4, कितना है 4 का अंडर रूट 4 यानी 2 आ गया, लैम्डा a अपॉन लैम्डा m। तो लैम्डा m कितना आ जाएगा, लैम्डा जितनी एयर में थी डिवाइड बाई हाफ, तो यानी आधी हो जाएगी। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वैक्यूम से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में गई है तो
उसकी वेवलेंथ उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी हो जाएगी? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसकी आधी हो जाएगी, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। ऑप्शन सी होगा बेटा इसका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, देखो बेटा 6 क्वेश्चन क्या है। इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज 10 वोल्ट ईच। इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी। तो बात यह है कि ये एक LCR सीरीज सर्किट है बेटा। तो अगर ये R है, ये L है और ये C है, ठीक है, R L C। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में रिसेंटली। खैर ये कह रहा है कि ये हर एक के ऊपर 10 वोल्ट है, ठीक है ना। तो इसने भी 10 वोल्ट खाए, इसने भी 10 वोल्ट खाए और इसने भी 10 वोल्ट खाए, ठीक है। तो अब 10 वोल्ट अगर ये है तो इसका मतलब VR और VL और VC तीनों बराबर हैं जी। इसको लिख सकता हूँ I इंटू आर, ये हो जाएगा I इंटू XL और ये हो जाएगा I इंटू XC, ठीक है। आई से आई गया बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि R और XL और XC तीनों बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको ना शॉर्ट कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, इसका क्रॉस वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है। अब 2 बच गए, तो कह रहा है कि इसका क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो मुझे बताओ VZ क्या होता है बेटा? VZ होता है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये तो होता है अंडर रूट, सही है। तो VC तो 0 कर दिया इन्होंने, तो ये क्या हो गया VR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर VZ, ठीक है। स्क्वायर चाहो तो इधर ले आओ, स्क्वायर अंडर रूट को, ये बचा। मुझे बात पता है कि RL XL और XC सब बराबर है जी। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या I इंटू जेड, ये I इंटू आर और ये I इंटू XL। तो आप बताओ कि जब ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ठीक है, करंट सब में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा I इंटू आर। देखना क्या मैं ये कह सकता हूँ VR और VL दोनों बराबर हैं, चेक करके बताओ ज़रा, VR और VL दोनों बराबर हैं। यस, VR और VL दोनों बराबर है बेटा, क्योंकि दे रखा है इसमें। मैं लिख सकता हूँ इसको VL लिख दूँ क्या, VL स्क्वायर, तो ये भी VL स्क्वायर, VR की जगह VL लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो। ये बताओ कि टोटल वोल्टेज कितना है इस पर? टोटल वोल्टेज जब ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ठीक है, जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का है, ऐसे तो होगा ना। देखो इसका फेजर डायग्राम ये होता है, ये VR, ये VL और ये VC, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट से तो 10 वोल्ट कैंसिल हो गया, फिर 10 वोल्ट ही तो बचा टोटल जो नेट है। तो इसका मतलब ये है कि यानी VZ भी यही है, ये सब बराबर है, ये तीनों भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि VZ कितना दे रखा है 10 वोल्ट, ये कह रहा हूँ 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट तीनों पे तो है ही, लेकिन जो नेट होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 वोल्ट ये जो VR आया ना, तो VR VZ के बराबर है यहाँ, तो VR किसके बराबर है VZ के बराबर, और इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 10 ही वोल्ट है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि VZ 10 रखना आपको, ठीक है, अंडर रूट ही रहने दो इस पर। तो ये VL स्क्वायर, मैंने VR को VL लिख दिया, क्योंकि बराबर दे रखे हैं तो क्वेश्चन में दे रखा बराबर, और ये VL निकालना आपको, इसका स्क्वायर इधर ले आओ तो क्या इतना हो जाएगा, ये बताओ हो जाएगा, यहाँ कर दो साइड में, देखो जरा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इज इक्वल टू VL स्क्वायर और VL स्क्वायर, ये कितना हो गया 2VL स्क्वायर 2VL का स्क्वायर,
ठीक है, अंडर रूट इधर स्क्वायर में चले गया, 2 से काटा, ये 50 हो गया, तो वी एल क्या हो गया, अंडर रूट 50। वी एल क्या आ गया बेटा, अंडर रूट 50। और अंडर रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो, 25 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 5√2 आ जाएगा ये वोल्ट। 5√2 वोल्ट देखो कौन सा दे रखा है, 5√2 वोल्ट, ये आ गया बेटा, समझ गए। अरे बोलो भाई, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन हैव अ वेवलेंथ रेंज। तो बेटा पहली बात तो ये कि इसमें से मैंने आपको बता रखी है अपनी वीडियो में भी, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको याद कराई थी कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, गामा जीओ वीमर, गामा जीओ वीमर, तो ये तो होती है कितनी, 1 फर्मी से कम, 1 फर्मी मीटर से कम, ये होती है बेटा 1 फर्मी मीटर से 1 नैनोमीटर तक, और ये होती है 1 नैनोमीटर से 400, बल्कि मैंने यहाँ से ये कराई थी कि 400, इसको यहाँ से याद करो आप, 400 नैनोमीटर से ये 700 नैनोमीटर होती है, और बाकी ये सब आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। 700 से ये हो जाएगी कितनी, 700 नैनोमीटर से ये 1 mm, फिर ये 1 mm से 1 मीटर, और ये 1 मीटर से ज़्यादा, 0.1 होती है, लेकिन मैंने याद कराने के लिए बताया गया आपको, और ये 400 नैनोमीटर। तो बात ये है कि ऑप्शन में ना फर्मी तो दिया नहीं है कहीं, फर्मी याद करने में आसानी है क्योंकि सब 1 1 है यहाँ पर, सब मैंने जो बताया आपको, लेकिन कह रहा है कि एक एक्सरे तो यूज़ होगी डायग्नोसिस मेडिसिन में, डायग्नोसिस में, तो डायग्नोस्टिक में एक्सरे जो यूज़ होती है बेटा, उसकी क्या रेंज होती है, 1 फर्मी से 1 नैनोमीटर, और इसको मैं 1 फर्मी को 10⁻⁻12 मीटर भी बोल सकता हूँ, या 10⁻⁻3 नैनोमीटर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻3, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गई, 10⁻⁻3 से 1 नैनोमीटर तक, यानी इसका ऑप्शन क्या है बेटा, ये ऑप्शन, समझ गए। अरे बोलो, ये छोटी होती है, इसको आप ऐसे लिखेंगे 10⁻³ टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। चलो 8, क्वेश्चन नंबर 8। एक बात ये है बेटा, ये FM नहीं होता, PM होता है, पिकोमीटर, PM। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज d when it moves with a velocity v head on towards the target nucleus. If the velocity of alpha particle is half, the new distance of the closest approach will be. बात ये बेटा कि आपको मालूम है कि क्या होती है क्लोजेस्ट अप्रोच, ये अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है उस पर, जब इसके करीब आता है, न्यूक्लियस के करीब, जिसके न्यूक्लियस में क्या होता है, ZE होता है, तो हम ऐसे तो निकालते हैं, शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी, शुरू वाली पोटेंशियल एनर्जी, बाद वाली, तो ये कितनी होगी, शुरू में तो 0 होगी, और ये कितनी होगी, ½ mv² जी, और ये शुरू में, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q1 कितना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, तो 2e, ये कितना है, ZE अपॉन जो भी जितनी डिस्टेंस हो सकती है वो R, तो K Q1 Q2 अपॉन R पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो ही जाएगी, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, R0 की जब वैल्यू निकालोगे आप, तो 2 2 ज़ा 4 AZE², 2 2 ज़ा 4 अपॉन mv², कुल मिलाकर R0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v² के। तो अगर बेटा ये हाफ होगी तो ये क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसने कहा देखो ये हाफ हो गई, क्या कहा, द वेलोसिटी का हाफ, जब ये हाफ हो गई है ये कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, देखो ना, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा बेटा, कह रहा है कि
A concave lens of focal length 10 centimeter is cut into two identical plano concave lenses. The focal length of each lens will be. तो कह रहे हैं कि एक कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस ये है, ठीक है, इसको काट दिए बीच में से ऐसे, तो ये एक पार्ट तैयार हो गया आपका। इसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो हमें बात मालूम है कि ये क्या होता है, 1/f इजिकल टू क्या होता है, म्यू माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसमें r1 प्लस की होती है और r2 माइनस की होती है, तो माइनस माइनस में प्लस लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, r1 भी r है बाई कॉन्वेक्स में, r2 भी r होगा बाई कॉन्वेक्स में, तो ये यानी 1/f इजिकल टू क्या होगी बेटा, म्यू माइनस का 1 2/r। सही है। जब मैं ऐसा करूँगा तो इधर की तो फाइनाइट होगी सेकंड वाले सरफेस की, और पहले वाले की आ ही रही। अब क्या हो जाएगा, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस का 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। समझ गए बेटा। इसका मतलब ये हुआ, एफ डैश कहते हैं इसको, 1/f डैश इजिकल टू क्या हो गया, म्यू माइनस का 1/r। यहाँ पर ये क्या था, 2 था, तो मैं इस म्यू माइनस 1/r की जगह 2f लिख सकता हूँ क्या, देखना 1/2f, चेक करके बताओ, ये ना 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1/r इंटू 2 है ना। तो मैं आप इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकालो ज़रा, म्यू माइनस का 1/r इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/2f। ये उठा के यहाँ रख दो बेटा, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी, 1/f डैश कितना हो जाएगा, 1/2f, यानी एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल। और डबल का मतलब पहले कितनी दे रखी थी, कि 10 सेंटीमीटर है, तो अब कितनी हो जाएगी, इसकी डबल, और डबल का मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, 4 independent waves are expressed as y1 is equal to a1 sin omega t, y2 is equal to a2 sin 2 omega t, y3 is equal to a3 cos omega t, y4 is equal to a4 sin omega t plus pi by 3. The interference between two of these waves is possible in, इसमें से किन दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस पॉसिबल है। इसमें बेटा इंटरफ्रेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना ज़रूरी है। और कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होनी चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का। तो ओमेगा देख लो किस किस में सेम है, देखो यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी यहाँ ओमेगा है 2, यहाँ ओमेगा 3, इसमें 2 ओमेगा है, डबल है ओमेगा से, तो ये नहीं होगा, यानी सेकंड नहीं होने का। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये। ठीक है। कह रहा है 2 हीटर्स रेटेड एज P1 V and P2, V are connected in series across a DC source of V/2 volt. The power consumed by the combination will be। आपको ये बात पहले से मालूम है कि बल्ब लगाएं आप, कोई भी अप्लायंस लगाएंगे, हीटर लगाएं, तो क्या फिक्स रहता है बेटा, क्या चीज़ फिक्स रहती है, रेजिस्टेंस उसका फिक्स रहता है। मैंने बल्ब वगैरह के और इस तरह के क्वेश्चन करा भी रखे हैं आपको। तो इसकी रेटिंग दे रखी है कि P1V और ये P2V। इसका मतलब ये हुआ जब V वोल्ट लगाएंगे तो ये P1 पावर कंज्यूम करेगा, जब V वोल्ट लगाएंगे तो ये P2 पावर कंज्यूम करेगा, ये है इसका मतलब। ठीक है। और बाद में कोई वोल्टेज दिया यहाँ V/2। तो सबसे पहला काम होता है इस केस में, ऐसे केस में रेजिस्टेंस निकालना। क्या काम होता है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस निकालो, R1 कितना होगा, V²/P1, और R2 क्या होगा बेटा, V²/P2। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया आपका। बस अब वो कहा आपसे कि पावर टोटल क्या होगी, तो पावर जो होगी वो V², जो भी हमने अप्लाई करेंगे, जो भी अप्लाई होगा वो अपॉन टोटल गई ना, टोटल पावर कंज्यूम, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2, और टोटल जो वोल्टेज अप्लाई किया वो कितना गया, V/2 का स्क्वायर, V/2 अप्लाई किया तो ये कितना हो गया, V²/4, R1 + R2 वैल्यू रख दो, R1 + R2 की, V²/P1 और V²/P2। ठीक है, V² कॉमन लेके काट देना,
पी स्क्वायर कॉमन लेकर काट देना बेटा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा P1 P2 ऊपर चले गया, नीचे आ गया 4P1 प्लस। तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जब भी हीटर हो या बल्ब हो तो हमेशा क्या निकालना, पहले रेजिस्टेंस निकालना। खैर, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन नंबर 4, P1 P2 अपॉन 4P1 प्लस। कह रहा है कि इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब बात यह है कि जो अनबाइस्ड जंक्शन होता है उसमें कोई करंट तो फ्लो होती नहीं बेटा, तो जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो डिफ्यूज़ करंट के बराबर होती है, यानी इक्वल एंड अपोजिट। तो ये कह रहा है कि डिफ्यूजन करंट इज जीरो बट ड्रिफ्ट एग्जिस्ट, डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट बट ड्रिफ्ट करंट इज जीरो, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। ये सही है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, असर्शन रीजन कह रहा है, और असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं, आपको मालूम है, 4 क्वेश्चन होते हैं 13, 14, 15, 16। तो पहला जो ऑप्शन होता है उसमें ए और आर दोनों सही होते हैं और आर ए को सही तरह एक्सप्लेन करता है। इसमें दोनों सही होते हैं बी ऑप्शन में, लेकिन आर जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती ए का, असर्शन का। सी ऑप्शन में ए ट्रू होता है, आर फॉल्स होता है, और डी में ए और आर दोनों ही फॉल्स होते हैं। 13 क्वेश्चन क्या करा, ऑल एटम्स हैव आ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो गलत हो गया बेटा। अ करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें दोनों गलत है। दोनों गलत होने का मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें दोनों गलत का यानी डी ऑप्शन। तो बेटा इसका होगा डी। अब देखो, इफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ नैरो स्लिट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। बात तो सही है, कह रहे हैं कि जो वो होगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो अगर नैरो स्लिट से पास होगा तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा, क्योंकि जो बेटा पार्टिकल होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ बोथ पार्टिकल एंड वेव्स। तो ये बात भी सही है, तो ये बात सही है और ये इसको सही तरह एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर, ये ऑप्शन होगा, यानी बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी इसका 14 का होगा बेटा ए ऑप्शन। 15 क्वेश्चन नंबर 15, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात सही है, क्योंकि जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, टोटल जो न्यूक्लियंस का मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस का मास कम है न्यूक्लियन के मास से, सही बात। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियंस आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी उस टाइम रिलीज़ होती है, रिलीज़ होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई जिससे मास डिफेक्ट आया और न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। तो ये बात तो सही है, ये बात गलत है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी होगा इसका। और डी क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड। तो बात सही है, कह रहा है इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात भी सही है। क्वांटाइज होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है बोहर मॉडल में, NH/2π होता है उसका एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इसमें एंगुलर मोमेंटम को कहीं बताया नहीं गया, इस वजह से ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आप आगे चल रहे हैं बेटा। ये शुरू हो रहा है सेक्शन बी और 2 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा है कि in a photoelectric experiment the emitter plate is irradiated with radiation of 200 nanometer। तो लैम्डा दे दिया। the photocurrent becomes 0 when the collector plate potential is 0.8 माइनस का वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटर। एमिटर का वर्क फंक्शन बताना।
तो बेटा देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है आपको 200 नैनोमीटर जी। और पोटेंशियल दे रखा है कितना, किस पर कट इन हुई है, यानी फोटो करंट जीरो कब हुई है उसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, -0.8 वोल्ट। वर्क फंक्शन निकालना। तो बेटा मेरे को ये बात मालूम है कि E इज इक्वल टू क्या होती है, E इज इक्वल टू होती है 5 EV0। E की वैल्यू आप अलग से निकाल सकते हो। E की वैल्यू होती है 1 2 का 4 0 अपॉन नैनोमीटर, लैम्डा नैनोमीटर, ठीक है। तो ये 1240, लैम्डा की वैल्यू रखो 200, 0 से 0 गई, 1 2 6 12, 2 6 12 हो गई बेटा, और 2 2 4, 0 से 0 ये कितना आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उठा के यहाँ पे रख सकते हो आप। पाई की वैल्यू कितनी है निकालनी है जी। E की वैल्यू कितनी है 6.2, और इलेक्ट्रॉन ये वोल्टेज दे रखा है 0.8 माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब ये है कि कट इन वोल्टेज है, यानी एनोड को दिया गया। तो आप जो रखेंगे यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड में रखेंगे। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी ना, ये काइनेटिक एनर्जी तो होती है बेटा, अरे आइंस्टीन की इक्वेशन E = 5 + k max होती है। k max को EV0 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप 0.8 सीधा रख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगी। अभी वोल्ट है, ये हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6.2 - 0.8, यानी ये कितना होगा 6.2 - 0.8, ये बैठेगा भाई साहब 0.8। अब 12 में 60 गए 4, यानी 5.4 आ जाएगा बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है, आसान है, समझिए ना। यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस को प्लस क्यों लिखा मैंने, या तो ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो ऐसे समझ लो, ठीक है। या फिर दूसरा कैसे समझ सकते हो आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वोल्टेज जो होता है माइनस का केवल ये दिखाने के लिए है कि मतलब कट इन वोल्टेज है, ठीक है, इस वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 18, there are beam of light consisting of two wavelength 400 nanometer 600 nanometer is used to illustrate a single slit of width 1 mm. Find the least distance of the point from the central maximum where the dark fringe due to both wavelength coincide on the skin placed 1.5 meter from the slit। तो बात यह है कि ये दो वेवलेंथ है, ठीक है, और ये दो वेवलेंथ आपस में आकर क्या करिए एक जगह कोइंसाइड किए, तो वो हमें बतानी है कि वो कहाँ पर की है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि डार्क का फॉर्मूला क्या है। डार्क का क्या होती है पोजीशन, ये होती है बेटा YND, जो होता है ND लैम्डा अपॉन D होती है डिफ्रैक्शन के केस में डार्क, ये डार्क का फॉर्मूला। तो अगर मैं ये पहला कहूँ ड्रिफ्ट की चौड़ाई तो बराबर ही है, तो मैं निकाल लेता हूँ कि N2 कौन सी वो है, उसकी वेवलेंथ अलग है, कौन सी फ्रिंज है जो आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो N1 अपॉन N2 जो आएगा बेटा वो λ2 अपॉन λ1 आएगा। λ2 कितना रखा है, λ2 कितना रखा बेटा 600, λ2 600 है, तो ये 600 डिवाइड बाई 400, 3/2 आ गया। ये किसका रेशो आया बेटा, ये आया है हमारा नंबर का रेशो आया। नंबर का मतलब जब मैंने इसको काट दिया तो कम से कम लीस्ट आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी, इस वेवलेंथ की तीसरी 600 नैनोमीटर की जो थर्ड होगी डार्क, और 400 नैनोमीटर की सेकंड डार्क, ये आपस में कोइंसाइड करेगी। तो या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है, एज यू विश, किसी से भी निकाल लो, आपको पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो निकाल लो, चलो मैं इससे निकाल लूँ पहले वाले से। तो थर्ड डार्क की मैं निकालूंगा
N1 लैम्डा 1 डी अपॉन डी। N1 कितनी है 600, लैम्डा 1 कितनी भाई साहब, लैम्डा 1 कितनी, N1 कितनी 3, तो 3 इंटू 600। डी की वैल्यू कितनी दे रखी, डी दे रखा आपको कैपिटल डी, ये रहा 1.5 मीटर स्क्रीन। कैपिटल डी कितना रखा 1.5 मीटर, और स्मॉल डी कितना रखा है, स्मॉल डी रखा 1 mm, ये रहा, तो 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। तो रख लो बेटा 1.5 मीटर और ये 10⁻³ मीटर। तो भाई साहब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाकर कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, यानी 3 चीज समझ गए ना कैसे करा है। ये ऊपर चले गए, 10⁻+3 हो गया, 10⁻, जब +3 हो गया तो 1 0 तो इससे काट देना, तो यहाँ 10⁻² बच गया, 10⁻4 रह जाएगा ये, और ये हो गया 15 या 15 90, 9 या 27, 270। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 0 3 से 21, 2 3 दूनी 4 2 8 इंटू 10⁻4। इसमें आया बेटा ये, एक बार चेक कर लो इसकी कैलकुलेशन। देखो 36 तो 18 तो ये हो गया था, और 15 ये हो गया था, 15 8 120, 12 15 कम 15 और 12, 27 ठीक है। तो 270 आ गया ये, 27 तो आया बेटा ये, ठीक है। यहाँ बेटा 270 आया सीधा, मल्टीप्लाई का 36 18 और 15, अब मल्टीप्लाई बाई, तो ये आ गया 270 इंटू 10⁻4, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में आया है, इसको आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा इसमें, देखो ये लैम्डा 1 था ना, लैम्डा 1 की वैल्यू 600 नहीं थी, लैम्डा 1 की वैल्यू जो थी इसमें दे रखी है 400। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, मैं उस पर कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, y = 3 इंटू लैम्डा 1 400, N1 लैम्डा 1 डी अपॉन डी, ये तो रखेंगे, तो डी कितना है 1.5, ठीक है, नैनोमीटर में रखा है, 10⁻⁻9 मीटर, ये भी मीटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और भैया जी डी कितना है 1.5, सॉरी 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गए। अब कर लो ज़रा मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 1200, 1.5 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 10⁻⁻3, ऊपर चले जाएगा बेटा 1200, 1.5 10⁻, ये तो गया -6, इससे ये काट दो, 15 दूनी 30, 15 कम 15 45, 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, ठीक है, 180 हो गया इंटू 10⁻⁻6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कितना, ये 0 हटा के 10⁻⁻5, एक 0 ये भी तो थी यार, तो ये 180 मल्टीप्लाई बाई 10, बल्कि हटा दो 10⁻⁻4 बच गया, ठीक है ना, ये रहा 10⁻⁻4 बच गए, इसको मैं लिख सकती, इतना मीटर या फिर 1.8 मिलीमीटर हो जाएगा।
क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें और मैं दे रखा है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप विथ स्लिट सेपरेशन 0.67 बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ इतना और इतना, जैसे उसमें दो वेवलेंथ दी थी ऐसे इसमें भी दो वेवलेंथ दे दी है, यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन कैप्ट 1.5, देखो दोनों में सेम ही है डिस्टेंस में। फाइंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ द, अब इसमें ब्राइट कहा तो जो इसकी ब्राइट होती है वो इसकी डार्क होती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वेवलेंथ अलग अलग दे रखी तो वही लगाना आप। देखो दोनों को डिवाइड करोगे ना आप, तो दोनों को डिवाइड करके भी वही आ रहा, यहाँ 400 आपने जब ये कहते ना उल्टा डिवाइड किया था ये तो 3/2 आया था, तो यहाँ पे भी 3/2 आएगा ये रहा, तो 3/2 आ जाएगा। तो आप वही लिखना जैसे मैंने ये किया ना अभी, क्या n1 λ1 d अपॉन स्मॉल डी, इसको डिवाइड कर देना बेटा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट अराउंड इनटू अ coil having entrance and a circular coil having entrance. The coil in both cases is free to turn about a vertical axis coinciding with the plane of the coil in a uniform horizontal magnetic field. ये magnetic field दिया हुआ है horizontal and carry the same current. Find the ratio of the maximum value of the torque. टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसका क्या निकालना है, एक्टिंग ऑन द स्क्वायर कोइल टू दैट ऑन द, उसका रेशियो निकालना है टॉर्क का। तो हमें देखो बेटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, टॉर्क मैक्सिमम क्या होता है, निबा, क्या होता है, निबा या बिना निबा। तो हमें स्क्वायर का डिवाइड बाई टॉर्क किसका, सर्कुलर कोइल का, सर्कल का, तो इसका भी निबा होगा। मैग्नेटिक फील्ड टर्न ये तो सब सेम ही है बेटा जी, एरिया का फ़र्क है, तो एरिया स्क्वायर का एरिया निकालो और सर्कल का एरिया निकालना है। अब बात यह है कि इसमें एन टर्न दिए, इसमें बहुत सारे टर्न है, ठीक है। लेंथ कितनी थी इसकी, एल थी जो वायर हमने लपेटी, और एक बार हमने सर्कुलर लूप में इसको घुमाया, इसमें भी एन टर्न दिए और इसमें भी एन टर्न ही दिए। एरिया निकाल लो बेटा, देखो इसकी लेंथ कितनी है, कितनी है, एरिया निकालना मुझे, नहीं ए साइड निकालनी, तो एक साइड, एक की तो ए है तो इसका पैरामीटर कितना होगा 4a, तो पैरामीटर हो गया, और एन टर्न दिए तो n, तो 4a मल्टीप्लाई बाय n, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी। और जब बात सर्कल की करूँगा तो इसकी पैरामीटर कितना होता है 2πr होता है ना बेटा, और एन टर्न दिए तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, वो किसके बराबर होनी चाहिए, लेंथ एल के। यहाँ पे भी ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ रेडियस की वैल्यू निकाल लो, ए कितना हो जाएगा यहाँ पर एल अपॉन 4n, यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी एल अपॉन 2πn। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, एरिया निकालने, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, साइड का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन 4 चौक 16n स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एल अपॉन, ये तो समझ गया ना रेडियस का साई, 2πrn, टोटल लेंथ थी ना सर्कल की, ये पेरीमीटर एल तो आर की आ गई, एरिया कितना जाएगा 2π, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी एल अपॉन 2πn का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना बेटा एल स्क्वायर अपॉन पाई तो बाहर है ही, नीचे क्या है 2π स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कट गया, बस दोनों को डिवाइड कर दो बेटा यहाँ पर, तो जो भी होगा वो इसका रेशो आ जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है, स्क्वायर का कितना है एल स्क्वायर, ये तो सब कट ही गया बेटा, ये तो कट गया,
तो बस एरिया की डिवाइड करना है, स्क्वायर का एरिया अपॉन में सर्कल का एरिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया सर्कल, ये क्या है, एल स्क्वायर अपॉन 16 एन स्क्वायर, और ये वाला कितना है, एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एन स्क्वायर। ये तो गया एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, 2 से कट गया ये 8 टाइम्स, ठीक है। 4 था भाई, ये 4, 2 टू 4 है ना, तो ये है 4, ऊपर बच गया बेटा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 से काटा 4 टाइम्स ये। अब यहाँ बच गया पाई, पाई ऊपर चला गया और 4 रह गया नीचे, भाई ये रेशो है बेटा, दिस इज द आंसर 5/4, ठीक है। तो 5/4 इज द करेक्ट।